नमस्कार साथियों, मैं अजय विक्रम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आप डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्राप्त करते हैं यदि आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं या सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। साथ ही में अनलिमिटेड एक्सेस की अनुमति भी प्राप्त करते हैं, यानी कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी एक वीडियो को या फिर जो भी आपका कोर्स है उसे बार बार देख सकते हैं जब तक कि आपके लिमिट है। अनअकैडमी पर आप देश के 100 सबसे दक्ष एजुकेटर्स के साथ या एक्सपीरियंस एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। मैं पिछले 5-7 सालों से यूपीएससी सीएससी के लिए अध्यापन कर रहा हूँ। ज्योग्राफी से जेआरएफ हूँ, 2 बार यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है। साथ ही में थोड़ा सा साहित्यिक अभिरुचि रखता हूँ। मैं मूलतः ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और करेंट में आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँगा। अनअकैडमी एक कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस पैकेज प्रोवाइड कराता है, कोर्सेज प्रोवाइड कराता है और साथ ही में यह एक डाइवर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां 15,000 से भी अधिक कोर्सेज रन कर रहे हैं। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के दो ऑप्शंस हैं, प्लस और आइकनिक। प्लस के लिए 6 मंथ की फीस 40,500 रुपीज, जबकि 12 मंथ की फीस 49,500 रुपीज है। यदि आप रेफरल कोड ए विक्रम यूज करते हैं, ए विक्रम या ए विक्रम 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। साथ ही में आइकनिक के लिए 12 महीने की फीस 74,500 रुपए है और यहाँ भी अगर आप रेफरल कोड ए विक्रम 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आइकनिक अनअकैडमी की एक विशिष्ट कह सकते हैं कि कोर्स है, विशेष कोर्स है जहां पर प्रत्येक लर्नर को, इंडिविजुअल लर्नर को एक इंडिविजुअल कोच मिलता है या मेंटोर मिलता है जो खासकर उसके मेंस के आंसर राइटिंग पोर्शन पे उसकी मदद करता है। अनअकैडमी पर 6 महीने का टारगेट बैच यूपीएससी सीएससी को ध्यान में रख करके 18 फेब को शुरू हो रहा है। सो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला 1 ईयर कंप्लीट बैच जो है वो 18 को ही शुरू हो रहा है 2022 को। तो जो बिगिनर हैं या अभी अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो इनिशियल फेज में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए 2 ईयर जीएस बैच भी शुरू किया गया है 2023 को टारगेट में रख करके। तो 18 फरवरी को ये भी शुरू हो रहा है। सेपरेट एनसीईआरटी बैचेस भी रन कर रहे हैं, सो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बैचेस बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैचेस हैं। प्लस और आइकनिक दोनों एक साथ पढ़ने का भी अवसर है आपके पास। प्लस का ऑप्शनल और आइकनिक का जीएस एक साथ पढ़ सकते हैं। 12 महीने की फीस 88,000 रुपए, यानी कि 88,705 रुपीज है। यहाँ भी यदि आप रेफरल कोड विक्रम यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। 24 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन का चार्ज है वो 1,31,510 रुपए। आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मानसूनल क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट या मानसून क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट डिस्कस कर रहे होंगे, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके परिचय या विस्तार की बात करेंगे। तापमान, वायु दाब, पवनें, आर्द्रता, वर्षण, वनस्पतियां और जीव जंतु, इन एस्पेक्ट्स पे इस क्लाइमेटिक रीजन में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हर बार यूपीएससी या यूपीपीएससी में क्लाइमेटिक रीजन या फिर वानस्पतिक प्रदेश या फिर ये कह सकते हैं कि घास के मैदान इत्यादि से एक दो सवाल हमेशा आता रहता है, इसलिए इस बार हम लोग इसको डेप्थ में करने का प्रयास करेंगे। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों का मतलब, दोनों गोलार्धों से तात्पर्य यहाँ पर विषुवत रेखा के दोनों तरफ, विषुवत रेखा के दोनों तरफ इस जलवायु प्रदेश का विकास 10 डिग्री अक्षांशों से ऊपर, 10 डिग्री अक्षांशों से ऊपर और 10 डिग्री अक्षांशों को के नीचे। देखिए, ये हो गया विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल या विषुवत रेखीय जलवायु, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय जलवायु के
ऊपर ईस्टर्न मार्जिन पर, विषुवत रेखीय जलवायु के ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक इसका विस्तार पाया जाता है। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर, महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। पूर्वी भाग पर पाया जाता है 10 से 30 डिग्री, सामान्यतः 10 से 30 डिग्री, कहीं कहीं अपवाद के रूप में 25 डिग्री या कुछ ऐसा भी लिखा होगा, तो उसे कंसीडर करेंगे। ये क्षेत्र दोलनकारी मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र होते हैं। ऐसे जलवायु प्रदेशों में सबसे उत्कृष्ट या ऐसे जलवायु प्रदेशों का सबसे उत्कृष्ट विकास या सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो एशिया में, खास करके दक्षिण एशिया या भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहें तो सर्वाधिक हुआ है। इसके अलावा इनका विकास पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों पर हुआ है। देख लेंगे क्षेत्र। इनका सबसे अधिक विकास यहाँ सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका, ईस्ट मार्जिन ऑफ ईस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ थोड़ा सा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में इनका विस्तार पाया जाएगा। ये क्षेत्र होंगे जहां पर ये सभी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन होंगे। ये ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन होंगे और लगभग कर्क और मकर के मध्य में, कर्क रेखा के आसपास, इधर मकर, यहाँ पे कर्क रेखा के आसपास, कर्क रेखा के थोड़ा सा ऊपर लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास तक, यहाँ कर्क रेखा से नीचे और विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर लगभग 10 डिग्री अक्षांशों से 30 के मध्य में, 30 के मध्य में और 10 डिग्री अक्षांशों के ऊपर इनका विस्तार या विकास पाया जाएगा। यहाँ पे ताप संबंधी जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं, ताप संबंधी विशेषताओं में सामान्यतः वर्ष भर तापमान सापेक्षिक रूप से अधिक बना रहता है, लेकिन जब सन का नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग होता है या साउथवर्ड शिफ्टिंग होता है तो उत्तरायण और दक्षिणायन के फलस्वरूप, उत्तरायण जब होगा तो उत्तरायण की दशा में जब सन का नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग होगा, सन नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा, सन के नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग के समय विषुवत रेखी जैसी या विषुवत रेखा जैसी स्थिति 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्दर्न लेटीट्यूड पर बन जाएगा, जिसके कारण नॉर्दर्न लेटीट्यूड में सर्वाधिक तापमान की प्राप्ति होगी, सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होगी। उत्तरायण के समय यानी कि नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग के समय, लेकिन वहीं साउथवर्ड शिफ्टिंग पर यानी कि जब सन 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो साउथवर्ड शिफ्टिंग पर दक्षिणायन के समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक तापमान की प्राप्ति होगी, सर्वाधिक तापक्रम रहेगा। तापक्रम इस समय उत्तरायण की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में या कर्क रेखा के आसपास और दक्षिणायन के समय दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के आसपास सूर्यातप की मात्रा सबसे अधिक होगी। वहीं शीत ऋतु के समय रिस्पेक्टिवली जब दक्षिणायन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे कम तापमान और उत्तरायण होने पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कम तापमान होगा। यहाँ पर ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान 27 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है।
या आसपास बना रहता है, परंतु भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में यह तापमान 38 से 48 डिग्री के मध्य भी हो जाता है मई जून में। इस समय अत्यधिक तापमान के कारण गर्म और शुष्क दोनों पवनों का विस्तार या प्रभाव पाया जाता है। नॉर्वेस्टर के नाम से शुष्क पवनों को जाना जाता है, जिन्हें लू भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में नॉर्वेस्टर या इसे लू के नाम से भी जाना जाता है। लू के नाम से जाना जाता है, लू या नॉर्वेस्टर कहते हैं। वहीं शीत ऋतु के दौरान कहीं कहीं पर इन क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि हिमांक से भी नीचे चला जाता है। यहां पर इस तरह से हम देखेंगे कि ऋतुएं पाई जाती हैं, ऋतुएं पाई जा रही हैं। ऋतुएं विषुवत रेखा से अलग, विषुवत रेखा से भिन्न, विषुवतीय जलवायु से, विषुवतीय जलवायु से इतर, जलवायु से इतर यहां पे ऋतुएं पाई जाएंगी। सामान्य दशाओं में वार्षिक जो तापांतर होगा, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर, जो का अंतर होगा वो 2 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। परंतु कई बार यह स्थानों की अवस्थिति पर भी निर्भर करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में, या ये कह सकते हैं कि केंद्रीय भारत में इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो गया है, प्रयाग का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो तापांतर होता है, यहाँ पे तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वहीं आगरा का यही तापांतर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। आगरा का तापांतर 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इन वार्षिक तापांतरों में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है, या अलग अलग स्थानों की अवस्थिति पर। यदि वो महासागरीय तट के नजदीक है या समीप स्थित है तो यह तापांतर कम होगा, और आंतरिक भागों में स्थित होने के कारण, स्थलीय प्रभाव के कारण से तापांतर अधिक होता है। वायु दाब एवं पवने। मानसूनी जलवायु प्रदेश ऋतुवत परिवर्तन के कारण अपने स्थलीय भागों में एक बार उच्च वायु दाब जबकि एक बार निम्न वायु दाब का अनुभव करते हैं, जिस कारण से ये क्षेत्र सीजनल रिवर्सल के प्रभावी होते हैं, और यहाँ पे दोलनकारी पवनों का प्रभाव होता है, जो अनुतट और अपतट पवनों के रूप में चलती हैं। अनुतट पवनों का मतलब कि ग्रीष्म काल के दौरान समर सीजन में टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक होने के कारण प्रेशर जो होता है वो लो होता है, प्रेशर कम होता है, और रिलेटिवली इस जगह पर हाई प्रेशर होने के कारण, सागरीय भाग में रिलेटिवली हाई प्रेशर होने के कारण जो पवनें होती हैं वो तट से तट की ओर चलती हैं। तट की ओर चलने वाली ऐसी पवनों को ही अनुतट पवन या ऑन शोर विंड कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के समय यहाँ पे ऑन शोर या अनुतट पवनों का प्रभाव होता है। अनुतट पवनों का प्रभाव होता है, जबकि विंटर सीजन में सन के साउथवर्ड शिफ्ट करने पर रिस्पेक्टिवली ये दोनों गोलार्धों में होगा। वहां पर यही चीज विंटर सीजन में होगी ये, और यहाँ पर समर सीजन में। और विंटर सीजन में यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण, तापमान कम होने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ हाई प्रेशर का विकास हो जाएगा, और इस हाई प्रेशर के क्षेत्र से सागरीय क्षेत्र की ओर पवनें चलने लगती हैं। तट से ये दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं,
और तट से दूर जाने वाली पवनों को ऑफशोर विंड कहा जाता है। ऑफशोर विंड कहा जाता है, यानी कि ये अपतट पवनों के रूप में चलती हैं। अपतट पवनों के रूप में चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु के समय अनुतट पवनों के रूप में स्थलीय भागों की ओर आती हैं, अभिसरण होता है, जबकि शीत ऋतु के समय ये स्थलीय भाग में पर उच्च वायु दाब के प्रभाव से बाहर की ओर अपसरित होती हैं या अपसरण की स्थिति बन जाती है। ठीक बात है। खास करके ये जो पवनें होती हैं ट्रेड विंड्स होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स ग्रीष्म ऋतु के समय मानसूनी विंड के रूप में अकर करती हैं। वहीं शीत ऋतु के समय इनका रिवर्सल हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध की पूर्वा पवनें अपतट पवन के रूप में चलती हैं। आर्द्रता और वर्षण की यदि बात करें तो इस जलवायु प्रदेश में ऋतु संबंधित परिवर्तनों के कारण जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ऐसी दशा में सूर्यातप की प्राप्ति सापेक्षिक वृद्धि से तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, जिससे आर्द्रता या ह्यूमिडिटी अधिक हो जाती है। जबकि शीत ऋतु के दौरान यही स्थिति विपरीत हो जाती है या पलट जाती है। इस क्षेत्र में या इन क्षेत्रों को वर्षा की प्राप्ति संशोधित व्यापारिक यानी कि मॉडिफाइड ट्रेड विंड से होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर के मध्य होती है, परंतु इसमें भी स्थानिक और कालिक भिन्नता देखने को मिलती है। इस वर्षा का सर्वाधिक अंश ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्राप्त होता है, जबकि शीत ऋतु सामान्यतः शुष्क रह जाती है। सर्वाधिक वर्षा ऋतु के दौरान होने के कारण ये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जबकि पूर्व मानसूनी दशा में ये सूखा से ग्रसित होते हैं। ठीक है, देख लेंगे हम भारत में विषुवत रेखा के ऊपर भारतीय मानसून जो होता है वो साउथ वेस्ट मानसून पवनों के प्रभाव में स्थानिक भिन्नता और कालिक भिन्नता से तात्पर्य था कि सबसे पहले केरल में मई के समय में 26/7 मई को मानसून अकर करता है या मानसून प्रपुष्ट मई में मानसून प्रपुष्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। और तब से लेके कालिक भिन्नता का तात्पर्य था कि जो यही मानसून पवनें केंद्रीय भाग में जब पहुंचती हैं तो लास्ट जून तक पहुंचती हैं, यानी कि सामयिक अंतर होता है मानसूनी पवनों के एक ही क्षेत्र में पहुंचने का। साथ ही में जब ये तट से दूर की ओर जाती हैं तो तट के समीप वर्षा सर्वाधिक होती है, जबकि तट से दूर की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। यानी कि यह एक तरह की स्थानिक भिन्नता है, एक तरह से यह स्थानिक भिन्नता है या इसमें एक स्थानिक भिन्नता भी पाई जाती है। कालिक भिन्नता के साथ साथ स्थानिक भिन्नता, यानी कि एक तो सामयिक अंतर होता है सबसे पहले मई में केरल पर, वहीं रिट्रीट ऑफ मानसून में सबसे पहले केरल को सबसे लास्ट में पवनें छोड़ेंगी, जबकि नॉर्थ भाग से सबसे पहले वापस लौट आएंगे। तो जो ड्यूरेशन होता है उसमें भी अंतर आता है, साथ ही में स्थानिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। और जब ये मानसून पवने या मानसूनी वर्षा हो रही होती है उस समय वर्षा की मात्रा का सर्वाधिक हिस्सा एक ही सीजन में प्राप्त हो जाने के कारण बाढ़ की स्थिति आ जाती है, जबकि मानसून के लुप्त हो जाने के कारण, यानी कि जैसे कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है इसे 100 दिनी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। 100 दिनी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। 100 दिनों तक लगभग इस दौरान बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, फ्लड की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि इसके बाद के सीजन में जब वर्षा की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु के पहले की स्थिति में यहाँ पर सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इन प्रदेशों के यदि वनस्पतियों और जीवों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, तो इस जलवायु प्रदेश में वनस्पतियों, वर्षा की मात्रा एवं वितरण का प्रभाव पाया जाता है। वनस्पतियों पर वर्षा की मात्रा का और वितरण का प्रभाव पाया जाता है। सामान्यतः मैक्सिमम या अधिकतर हिस्सा वर्ष का सूखा रहने के कारण यहाँ पे वनस्पतियां डेसिडियस होंगी, पर्णपाती होंगी, पर्णपाती वनस्पतियां होंगी। पर्णपाती वनस्पतियां इसलिए कि वो वर्षा विहीन समय में या वर्षा की अनुपस्थिति के समय में पत्तियां इसलिए गिरा देती हैं ताकि अपने आप को अधिक इवेपोरेशन से बचा करके जीवित रख सकें। ऋतुवत उत्क्रमण के कारण होता है ऐसा। यही कारण है कि यहाँ पे पर्णपाती वनस्पतियों का विकास हुआ है, जो मानसून से पूर्व शुष्क समय में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, जबकि मानसून के समय में पुनः इन्हें धारण कर लेते हैं। ठीक बात है। इनमें टीक का मतलब होता है सागौन, सागौन, साल, महुआ, आम, पलाश एक फूलों वाला वृक्ष होता है। पीपल, नीम आदि प्रमुख हैं। सामान्यतः यह झुंड में पाए जाते हैं, जहां एक छोटे क्षेत्र पर 30 से 40 की इनकी संख्या होती है। इसलिए इनकी कटिंग करना या झुंडों में इन्हें काटना बहुत ही आसान होता है। झुंडों में इन्हें काटना बहुत ही आसान होता है। यही कारण है कि ये विश्व के सर्वाधिक दोहित वनस्पतियों में से एक है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इनको सर्वाधिक काटा गया है। टीक, सागौन और पलाश। जीव जंतुओं की यदि हम बात करें तो यहाँ के लोगों की यदि बात करें, यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, प्रजातियों में अधिकतर मिलनसार होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं। और यहाँ पर बड़ी नदियों और उर्वरक भूमि के कारण जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या होगी उसका भी संकेंद्रण, जैसे कि हम ब्राजील की बात कर लें, ब्राजील के तट पर भी मानसूनी जलवायु पाई जाएगी। ब्राजील हो गया, भारत हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, या फिर पाकिस्तान हो गया, या फिर ऐसे देश जो मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। वर्षा की अधिकता के कारण, साथ ही में नदियों के प्रवाह के कारण, नदियों के पाए जाने के कारण और उर्वरक भूमि होने के कारण कृषि का सर्वाधिक, खास करके सीरियल क्रॉप्स का सर्वाधिक विकास होने के कारण यहाँ पे पूरे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण या सघन आबादी, ये क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक सघन आबादी वाले क्षेत्र भी होते हैं। यहाँ के जीव जंतुओं में शेर, चीता, हिरण आदि प्रमुख हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग एक सबमिट हो रही है 20 से 21 फरवरी को 2021 को, जहाँ पे 2 इनसाइट डेज होंगे, लगभग 70 आइकनिक स्पीकर्स होंगे, टॉक और डिस्कशन होगा, 20 हैंड टू हैंड वर्कशॉप होगा। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी सबमिट 2.0 के नाम से ये सबमिट हो रही है। अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम्स यूजुअली कराती रहती है, और इस तरह का अगला जो कॉम्बैट प्रोग्राम है वो 28 फरवरी को हो रहा है सुबह 11 बजे। तो यहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और रेफरल कोड AVikram10 यूज करेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले टॉपिक में हम लोग सवाना या किसी और क्लाइमेटिक रीजन को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।